अरमान मेंशन से निकलकर अकेले मरीन ड्राइव चला गया। वहां पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और बाहर निकलकर बोनट पर लेट गया। अरमान एकटक आसमान को ही देख रहा था। उसकी आंखों के सामने अब भी जैस्मीन का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। जैस्मीन की आंसुओं से भरी वो आंखें उसे बहुत बेचैन कर रही थी। अरमान को अपने सीने में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। जब बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ गई तो जेब से सिगरेट निकालकर पीने लगा। अब अरमान को जैस्मीन का पास्ट जानना था, लेकिन जैस्मीन से कैसे पूछे यह समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जैस्मीन के जख्मों को कुरेदना नहीं चाहता था। अब अरमान ने फैसला किया कि वो आयशा से जैस्मीन के पास्ट के बारे में पूछेगा। इसलिए अरमान ने आखिरी कश भरा और सिगरेट फेंक गाड़ी लेकर मेंशन की तरफ निकल गया। आधे घंटे बाद अरमान जब मेंशन पहुंचे तो देखा कि पीहू हंसते हुए भाग रही हैं और आयशा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग रही हैं और जैस्मीन सोफे पर बैठी उन दोनों को देखकर हंस रही हैं। अरमान ने आज जैस्मीन को ऐसे पहली बार हंसते देखा था। उसकी तो नज़र ही जैस्मीन के चेहरे से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अरमान एकटक जैस्मीन को देख रहा था। वहीं जब जैस्मीन को अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस हुई तो उसने गर्दन घुमाकर देखा तो दरवाजे पर अरमान खड़ा था, जो एकटक उसे ही देख रहा था। कुछ टाइम के लिए उसकी नज़रें मिली। जैस्मीन भी एकटक अरमान की आंखों में देख रही थी, लेकिन जल्दी ही जैस्मीन ने अपनी नज़रें झुका ली, क्योंकि वो अरमान की नज़रों की तपिश सहन नहीं कर पा रही थी। अरमान ने उसे ऐसे नज़रें झुकाते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया, लेकिन जल्द ही नॉर्मल हो गया। अरमान आगे बढ़ा और पीहू को अपनी गोद में उठा लिया और जैस्मीन के पास सोफे पर बैठ गया। आयशा भी पास आकर बैठ गई और बोली, थैंक यू सर। मैं कब से पीहू को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यह लड़की हाथ नहीं आ रही थी। अरमान ने पीहू की तरफ देखा और बोला, बच्चे क्यों परेशान कर रहे थे अपने मोमू को। पीहू ने क्यूट सा फेस बनाया और बोली, ओफो पापा, मैं मोमू के साथ खेल रहे थे। मोमू को मुझे पकड़ना था, इसलिए मोमू मुझे पकड़ नहीं पाई। पीहू की बात सुनकर अरमान और जैस्मीन मुस्कुरा दिए, लेकिन आयशा का मुंह बन गया। आयशा का मुंह बना देख पीहू जोर से हंस पड़ी। तभी अरमान बोला, अच्छा चलो, डिनर का टाइम हो गया है। सब डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। अरमान हेड चेयर पर बैठा था। उसके एक तरफ पीहू, एक तरफ जैस्मीन थी। सबने डिनर किया और अपने अपने कमरे में चले गए। आज पीहू जैस्मीन के साथ उसके कमरे में थी। जाते वक्त अरमान ने आयशा से स्टडी रूम में आने को बोला और खुद स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ टाइम बाद स्टडी रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ तो अरमान ने कम इन कहा तो आयशा अंदर आई। अरमान ने उसे बैठने का इशारा किया तो वो अरमान के सामने सोफे पर बैठ गई। आयशा ने धीरे से कहा, क्या बात है सर। अरमान ने आयशा की तरफ एक स्माइल के साथ देखा और बोला, मिस आयशा, अभी हम ऑफिस में नहीं हैं, तो आप मुझे सर क्यों बोल रही हैं। आयशा ने कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। अरमान ने फिर एक स्माइल के साथ कहा, कल मेरी शादी तुम्हारी फ्रेंड के साथ हो रही है, जिसे तुम अपनी बहन की तरह मानती हो, तो उस नाते से मैं तुम्हारा जीजू हुआ और तुम चाहो तो मुझे भाई भी बोल सकती हो। अरमान की बात सुनकर आयशा हैरान भी थी और खुश भी। हैरान इसलिए कि जो इंसान ऑफिस में हमेशा गुस्से में रहता वो इतने प्यार से भी बात कर सकता है, और खुश इसलिए कि आज तक लड़कों ने हमेशा गलत इरादे से ही देखा था या बात ही की थी, लेकिन पहली बार किसी ने उसे खुद को भाई कहने के लिए कहा था। आयशा ने मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी तो अरमान आगे बोला, देखो आयशा, पूछने के लिए तो मैं यह सारी चीज़ें जैस्मीन से पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं उसे कोई तकलीफ़ नहीं देना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। क्या तुम प्लीज़ मुझे जैस्मीन के बारे में बताओगी। मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख पा रहा। उसकी आंखों में वो दर्द मुझे तकलीफ़ देता है। प्लीज़, मैं उस दर्द को कम करना चाहता हूँ। प्लीज़ बताओ क्या हुआ है उसके साथ। अरमान की बात सुनकर आयशा उसे एकटक देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बताए या नहीं। आयशा को उलझन में देखकर अरमान बोला, आयशा, मैं जानता हूँ तुम किस उलझन में हो, लेकिन मेरा विश्वास करो, मैं जैस्मीन का दर्द कम करना चाहता हूँ, उसे उस दर्द से निकालना चाहता हूँ। आयशा ने कुछ पल अरमान को देखा और बोली, अगर आपने उसका जानकर उसे छोड़ दिया तो। अरमान ने एक पल आयशा को देखा और
मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर सर पीछे चेयर पर रख दिया और गहरी सांस लेकर बोला, दिल कभी धड़कन से जुदा हो सकता है क्या? धड़कन से अलग होकर दिल का कोई वजूद ही नहीं है, और जैस्मीन मेरे दिल की वो धड़कन है जिसके बिना बस अरमान ठाकुर का कोई वजूद ही नहीं। यह बोल अरमान चुप हो गया, उसकी आंखें भी बंद थी। आयशा हैरान होकर अरमान की तरफ देख रही थी। आयशा ने अरमान की आंखों में जैस्मीन के लिए प्यार देखा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अरमान इतना प्यार जैस्मीन को करता है। आयशा ने अरमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है सर, सॉरी जीजू। उसकी बात पे अरमान मुस्कुरा दिया तो आयशा फिर बोली, लेकिन प्रॉमिस करो आप कि जैस्मीन की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे, उसे हर खुशी दोगे। यह बोल आयशा ने अपना हाथ आगे कर दिया तो अरमान ने आयशा के हाथ पर हाथ रख दिया तो आयशा ने बोलना शुरू किया। जैस्मीन के घर में उसके माँ पापा, भाई बहन। भाई जैस्मीन से 3 साल बड़ा है और बहन 2 साल छोटी थी। जैस्मीन सबसे ज़्यादा प्यार घर में अपने पापा को करती हैं। जब जैस्मीन होने वाली थी उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो अभी बच्चा हो, इसलिए उन्होंने जैस्मीन की माँ को अबॉर्शन करवाने के लिए बोला था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। गुस्सा होकर उसके पापा घर छोड़कर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता, लेकिन उसके पापा वापस नहीं आए। उसकी माँ को अब 7वां महीना था। अब धीरे धीरे उसकी माँ को भी लगने लगा कि इस बच्चे की वजह से उसके पिता घर छोड़कर चले गए। उसके दादा दादी भी होने वाले बच्चे को लेकर अब शब्द बोलते, क्योंकि इस बच्चे की वजह से ही उसका बेटा घर छोड़कर चला गया। लेकिन जैस्मीन के बड़े पापा, उनके पापा के बड़े भाई, उन्हें जैस्मीन के आने का बहुत इंतज़ार था। उनके 3 बेटे थे, कोई भी बेटी नहीं थी। उन्हें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, इसलिए वो चाहते थे कि उनके छोटे भाई को बेटी हो। जिस दिन जैस्मीन का जन्म हुआ उस दिन उसके बड़े पापा बहुत खुश थे, इतने कि उन्होंने पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवाई। लेकिन जैस्मीन की माँ ने अभी तक जैस्मीन की तरफ अच्छे से देखा तक नहीं। उन्हें तो अब और भी ज़्यादा अफसोस था जैस्मीन को जन्म देने का, क्योंकि जैस्मीन की वजह से उनके पति कितने टाइम से उनसे दूर थे। जैस्मीन के बड़े पापा उसे हमेशा अपने पास रखते, उसे हमेशा लाड लड़ाते। वो जैस्मीन को मिष्टी कहते थे। जैस्मीन अब 8 महीने की थी। सबका व्यवहार उनके लिए रूखा था। उनका 4 साल का बड़ा भाई भी उसकी तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसके दादा दादी ने उसके दिमाग में यह डाल दिया था कि जैस्मीन की वजह से उसके पापा उसके साथ नहीं हैं। वो छोटा सा बच्चा उनकी बातों में आ गया और अपनी ही 9 महीने की बहन से नफरत करने लगा। एक दिन उसके पापा घर आए तब जैस्मीन 10 महीने की थी। वो छोटी सी बच्ची उन्हें देख उसके पास जाने लगी, लेकिन उसके पापा ने उसे आँख उठाकर भी नहीं देखा। धीरे धीरे समय बीता। जब जैस्मीन 4 साल की थी तब उसके बड़े पापा की बीमारी के चलते मृत्यु हो गई। अब जैस्मीन बिल्कुल अकेली हो गई। कोई उस 4 साल की बच्ची पर ध्यान नहीं देता। उसका स्कूल में एडमिशन भी उसके बड़े पापा ने ही करवाया था, नहीं तो उसके घर वाले तो शायद कभी उसे स्कूल भेजते ही नहीं। धीरे धीरे समय बीता। उसके पापा ड्रिंक करते थे, जिस वजह से उसकी मम्मी और पापा में झगड़े होते थे और एक दूसरे पर गुस्सा वो जैस्मीन पर निकालते थे। धीरे धीरे उनको देख कर उसके भाई ने उस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। वो जैस्मीन से घर के सभी काम करवाते। छोटी उम्र में ही जैस्मीन घर का सब काम करने लगी। खाना बनाने से लेकर घर का हर काम वो करती। अगर कोई गलती हो जाती तो उसको मारा जाता। जैस्मीन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी। पढ़ने में होशियार होने की वजह से उसे हमेशा स्कॉलरशिप मिल जाती। जैस्मीन का कोई दोस्त, कोई फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उसका भाई उसे किसी से बात नहीं करने देता। जैस्मीन जब 6ठी क्लास में थी तो खेलते वक्त अचानक से बेहोश हो गई। टीचर्स उसे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और घर भेज दिया, लेकिन अब हमेशा ऐसे ही खेलते समय बेहोश हो जाती। घर वालों को तो पहले कोई फिक्र नहीं थी उसकी, अब क्या ही होती। अब तो जैस्मीन को पेट में एक तरफ दर्द भी होने लगा, लेकिन वो किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि उसे पता था किसी को उसकी चिंता नहीं। एक दिन घर का काम करते समय जैस्मीन को फिर से दर्द हो रहा था तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर दर्द बढ़ गया और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अचानक ही वो बेहोश हो गई तो घर वाले अस्पताल ले गए। वहाँ कुछ
टेस्ट करने पर पता चला कि जैस्मीन की एक किडनी बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और उसका अच्छे से ध्यान रखने और उसके खाने पीने का ध्यान रखने के लिए बोला और जैस्मीन को खेलने से भी मना कर दिया। जैस्मीन को स्पोर्ट में इंटरेस्ट था, लेकिन अपनी किडनी की प्रॉब्लम की वजह से उसे स्पोर्ट्स से नाता तोड़ना पड़ा। जैस्मीन ने 10वीं में टेस्ट लेवल पर टॉप किया। स्पोर्ट्स के बाद अगर जैस्मीन का कुछ सपना था तो वो था डॉक्टर बनना। तो जैस्मीन ने 10वीं के बाद मेडिकल सब्जेक्ट के लिए 1 साल ऐसे ही निकल गया। लेकिन जैस्मीन की ज़िंदगी में सब पहले जैसा था। वो सुबह घर के सारे काम करती, फिर स्कूल जाती, आकर गली के कुछ छोटे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती, फिर घर का काम करती। जैस्मीन की किडनी प्रॉब्लम वैसे ही थी जैसे पहले थी। घर के काम करने के बाद रात को दर्द उसे अपने चपेट में ज़रूर लेता, लेकिन पेन किलर खाकर सो जाती और दर्द हद से ज़्यादा बढ़ता तो रात भर रोते रोते दर्द में निकाल देती। घर में तो कोई उसे देखने वाला नहीं था। एक दिन जैस्मीन स्कूल से छुट्टी के टाइम निकली तो उसके भाई के कुछ आवारा दोस्तों ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। उसको गलत तरीके से छूने लगे तो एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। वो वहाँ से भाग गई। घर पहुँची तो उन लड़कों ने पहले ही उसके भाई को फ़ोन करके यह बोल दिया। जैस्मीन ने उसके साथ बदतमीजी की और थप्पड़ भी मारा। उसका भाई तो उससे पहले ही नफरत करता था। जैसे ही घर पहुँची उसके भाई ने उसे बहुत मारा, इतना कि उसके कान में पहने ईयर रिंग टूट गए और निकलने लगा। लेकिन वो मारता गया। उसने के पेट में लात मारी तो जैस्मीन दर्द से तड़प उठी और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसके भाई ने ऐसे ही उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया। जब सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हुई तो वो बेहोश हो गई। उस जनवरी महीने में कड़कती ठंड में वो वहीं ज़मीन पर सारी रात बेहोश पड़ी रही। अगली सुबह जब होश आया तो शरीर में इतना दर्द था कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। लेकिन माँ ने आदेश पर किसी तरह उठकर नहाकर फिर घर के सभी कामों में लग गई। घर में किसी ने उससे बात नहीं की, ऐसे ही तैयार होकर स्कूल चली गई। अब तो रोज़ का हो गया। वो लड़के रोज़ उसे परेशान करते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती, ऐसे ही साइड से निकल जाती और रात को रो रो कर अपना मन हल्का कर लेती। ऐसे करते करते 12वीं पास हुई। जैस्मीन ने फिर से टॉप किया। स्कूल की तरफ से स्कॉलरशिप मिली। उसे पठानकोट के एबी कॉलेज में एडमिशन मिला। वहीं पर उसकी मुलाकात आयशा से हुई, लेकिन वो ज़्यादा बात नहीं करती थी आयशा से, क्योंकि शुरू से ही अकेले में रहती थी तो ज़्यादा किसी से घुल नहीं पाती थी। आयशा भी स्कॉलरशिप पे इस कॉलेज में आई थी। आयशा अनाथ थी। धीरे धीरे जैस्मीन भी उसके साथ घुलने लगी। दोनों एक साथ ही एक ही रूम में रहती थी। क्लास भी एक ही थी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए। उसके मिड टर्म के एग्ज़ाम भी हो गए थे। एक दिन आयशा उठी तो जैस्मीन अभी भी सो रही थी। आयशा को अजीब लगा, क्योंकि जैस्मीन हमेशा उससे पहले ही उठती थी। आयशा ने जैस्मीन के पास जाकर आवाज़ दी, लेकिन वो फिर भी नहीं उठी। आयशा ने उसे उठाने के लिए हाथ लगाया तो जैस्मीन का शरीर भट्ठी की तरह तप रहा था। उसे कोई होश ही नहीं था। आयशा ने वार्डन को बोलकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जैस्मीन को चेक कर दवाई और इंजेक्शन दिया और ख्याल रखने का बोल चले गए। आयशा ने जैस्मीन के घर पर वार्डन से बोल फ़ोन करवाया तो उसकी माँ ने यह बोल फ़ोन काट दिया कि घर पर कोई नहीं है, सब उसकी कज़न की शादी में गए हैं। ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। जैस्मीन अब ठीक थी, लेकिन आयशा को यह पता चल गया था कि जैस्मीन के घर पर किसी को भी उसकी फ़िक्र नहीं है, क्योंकि इस 1 हफ्ते में जैस्मीन के घर से एक बार भी फ़ोन नहीं आया था उसकी तबीयत पूछने के लिए। इस तरह उसके फाइनल एग्ज़ाम भी हो गए। जैस्मीन अपने घर और आयशा अनाथ आश्रम चली गई। इस बीच दोनों की कोई बात नहीं हुई। रिजल्ट के बाद जैस्मीन 2nd ईयर के लिए कॉलेज आई, जबकि उसने 1st ईयर कॉलेज में टॉप किया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए तो आयशा ने वार्डन से नंबर लेकर जैस्मीन के घर फ़ोन किया तो पता चला कि उसकी शादी हो गई। आयशा को समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी शादी क्यों। आयशा के चुप होते ही कमरे में खामोशी छा गई। अरमान ने अपने सामने रखा पानी उठाया और एक ही सांस में पी गया और गहरी सांस लेकर बोला, आपने कहा आप जैस्मीन को कॉलेज में मिली थी, तो आप इतना सब कैसे जानती हैं? और जैस्मीन को बाद में आप कहाँ और कब मिली? यह सब मैंने जैस्मीन की पर्सनल डायरी में पढ़ा, जो वो रोज़ लिखती थी। एक गलती से मेरे हाथ लग गई, उसी दिन मैंने पढ़ा
और रही बात उसे वापस मिलने की, तो वो मैं उसे एक हॉस्पिटल में मिली थी जहाँ जैस्मीन एडमिट थी। एडमिट क्यों? मैं फैशन डिज़ाइनर से पहले एक डॉक्टर हूँ। हाँ, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट फैशन डिज़ाइनिंग में है। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपने एक पेशेंट के बारे में बताया था। वो भी एक डॉक्टर है और मैं उसे देखने ही गई थी, लेकिन जब वहाँ पहुँची तो जैस्मीन को देखकर हैरान हो गई। लेकिन ज़्यादा हैरान तब हुई जब पता चला कि वो पिछले 6 महीने से कोमा में है। मेरे और मेरे दोस्त ने उसका ट्रीटमेंट किया। 6 महीने बाद फाइनली जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ एक चीज़ बोली, मेरा बच्चा। जब ऋषि ने की कोई जवाब नहीं दिया तो वो खामोश हो गई। उसके बाद कुछ बोली। 2 महीने हो चुके थे उसे होश में आए, लेकिन उसके बाद वो हमेशा खामोश थी। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो खामोश ही रही। फिर एक दिन हम उसे अनाथ आश्रम लेकर गए। वहाँ मैंने उसे इतने टाइम बाद बोलते और मुस्कुराते देखा। वहाँ बच्चों के साथ वो खुश रहती। धीरे धीरे उन बच्चों के साथ वो नॉर्मल हो गई। यह बोल आयशा चुप हो गई। अरमान ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर बैठ गया। फिर आयशा की तरफ देखा और बोला, आप जाइए, आराम कीजिए, रात बहुत हो गई है। आयशा उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन दरवाजे पर रुकी और अरमान की तरफ मुड़कर बोली, जीजू। जैस्मीन बचपन से सिर्फ प्यार के लिए तरसी हैं। उसे प्यार के सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। अरमान ने कुछ नहीं कहा और आयशा यह बोलकर चली गई, लेकिन अरमान उसके कान में आयशा की बातें गूंज रही थी कि जैस्मीन ने क्या कहा। अरमान ने गहरी सांस ली और उठकर जैस्मीन के रूम की तरफ बढ़ गया। रूम के बाहर जाकर उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। अंदर जैस्मीन और पीहू एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे। अरमान उन्हें ऐसे देख मुस्कुरा दिया। अरमान पास जाकर वही बैठ गया और जैस्मीन के चेहरे को देखता रहा। फिर धीरे से उसके मुंह पर आ रहे बालों को साइड किया और प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अरमान धीरे से बोला, आज के बाद आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी। आपको इतना प्यार दूंगा कि आप अपनी सारी तकलीफ़ें, सारे दर्द भूल जाएंगी। यह बोल अरमान चुप हो गया और फिर गहरी सांस लेकर बोला, आप इस अरमान ठाकुर के दिल की धड़कन बन गई हैं। आपके बिना यह अरमान ठाकुर कुछ भी नहीं। मैं आपको हमेशा अपने पास रखूँगा, कभी दूर नहीं जाने दूँगा। यह बोल वो एक बार फिर जैस्मीन और पीहू के माथे को चूम लेता है और उन्हें अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर अपने रूम में चला जाता है। अगली जैस्मीन उठती हैं और पीहू को देख मुस्कुरा देती हैं। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट उठाकर खुद फ्रेश होने चली जाती हैं। फ्रेश होकर और नहाकर वो पीहू को उठाती हैं और उसे भी फ्रेश कर नहलाकर तैयार कर देती हैं। कुछ टाइम बाद वो नीचे आती हैं तो सब वहीं होते हैं, सिर्फ अरमान को छोड़कर। वो लोग किसी डील के बारे में बात कर रहे होते हैं। जैस्मीन दिखाती नहीं, लेकिन उसकी नज़रें अरमान को ही ढूंढ रही थीं। तभी अरमान भी आ जाता है तो सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। बीच में ही सार्थक अरमान की तरफ देखकर बोलता है, भाई 11 बजे कोर्ट का टाइम है। अरमान हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है, लेकिन जैस्मीन के हाथ जो खाना खा रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, जिसे अरमान नोट कर लेता है। वो जानबूझकर आयशा को ज़ोर से बोलता है कि आयशा, आप पीहू को तैयार कर देना और जैस्मीन की भी हेल्प कर देना। आयशा मुस्कुराकर ओके जीजू। अरमान की आवाज़ से जैस्मीन होश में आती हैं, लेकिन आयशा की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगती हैं। आयशा उसकी तरफ देखकर स्माइल कर देती हैं। नाश्ते के बाद सब अपने रूम में रेडी होने चले जाते हैं। रूम में आकर जैस्मीन घूरकर आयशा को देखती हैं तो आयशा, क्या मैं अपनी भौएं उठा देती हैं? तो जैस्मीन बोलती हैं, कल तक तो मिस्टर ठाकुर तेरे सर थे, आज जीजू कैसे हो गए? अब आज तेरी उनसे शादी हो जाएगी तो वो मेरे जीजू ही होंगे, इसलिए बोलने की प्रैक्टिस कर रही थी। और वैसे भी उन्होंने ही बोला है कि उन्हें जीजू बोलूं। यह बोल आयशा पीहू को तैयार करने लगती हैं और जैस्मीन को भी तैयार होने के लिए बोलती हैं। जैस्मीन भी तैयार होने लग जाती हैं। दूसरी तरफ सभी लड़के स्टडी रूम में होते हैं। अरमान अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा होता है और बाकी सामने सोफे पर अरमान सार्थक की तरफ देखकर बोलता है, शादी की तैयारी हो गई? जी भाई, सब हो गया। फिर रोहित की तरफ देखकर बोलता है, और सिक्योरिटी सब इंतजाम हो गया है, गार्ड्स को भी सब समझा दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरमान हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर बोला, ठीक है, तुम लोग जाकर तैयार हो जाओ और
खुद भी अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सभी कुछ टाइम बाद तैयार होकर नीचे आए। आज सब एक से बढ़कर एक लग रहे थे। रोहित ने क्रीम कलर की 3 पीस सूट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई पहन रखा था, जिसमें वह बहुत अच्छा लग रहा था। सार्थक ने मेहंदी कलर का 3 पीस सूट, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई और ब्लैक शूज पहना था, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। राघव ने वाइट शर्ट, ब्लैक पेंट के साथ स्काई ब्लू कलर का कोट विद बास्केट पहना था, जिसके लेफ्ट साइड ऊपर उसकी कलर का एक फ्लावर वाला ब्रॉच लगा था। राघव भी बहुत स्मार्ट लग रहा था। तभी उन्हें अरमान सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाई दिया। अरमान ने ब्लैक 3 पीस सूट, वाइट शर्ट पहना था, जिसके लेफ्ट साइड ब्रॉच और राइट साइड वाइट रोज का फ्लावर वाला ब्रॉच लगा था और ब्लैक शाइन करते जूते। मतलब कुल मिलाकर अरमान बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे आया और उन सब के पास खड़ा हो गया, लेकिन जब उसने सबकी तरफ देखा तो सब उसे ही एकटक देख रहे थे, जिससे अरमान थोड़ा असहज हो गया और एकदम बोला, क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? तो राघव फटाफट आगे आया और बोला, क्या बात है भाई, आज तो बड़ा चमक रहे हो। अरमान ने उसकी तरफ घूरकर देखा तो उसने अपनी दांत दिखा दिए। तभी पीछे से पीहू की आवाज़ आई, जो अरमान को पा कहकर बुला रही थी। सबने पीछे घूमकर देखा तो सबके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पीहू सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसने रेड कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक, ब्लैक जूती पहनी थी और बालों में गोल्डन कलर का हेयर क्लिप, उसके ऊपर फ्लावर लगा था। पीहू आज सच में किसी प्रिंसेस की जैसी लग रही थी। वो नीचे आई तो अरमान ने उसे अपने गोद में उठा लिया और बोला, अरे वाह, आज तो हमारी प्रिंसेस बहुत प्यारी लग रही हैं। पीहू मुस्कुराकर बोली, पा, आज मम्मू ने मुझे रेडी किया है। अरमान मुस्कुरा दिया और फिर पूछता है, वैसे तुम्हारी मम्मू रेडी हो गई? उसकी बात पर राघव हंस देता है और बोलता है, भाई सीधे सीधे बोलो ना कि आप यह जानना चाहते हैं कि भाभी माँ तैयार हुई कि नहीं। उसकी बात पर सार्थक और रोहित मुस्कुरा देते हैं, लेकिन अरमान राघव की तरफ घूरकर देखता है तो राघव एकदम शांत होकर अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। अरमान वापस पीहू से बातें करने लग जाता है, लेकिन उसका पूरा ध्यान तो ऊपर था, जहाँ से जैस्मीन आने वाली थी। उसको ऐसे ऊपर देखता देख राघव धीरे से सार्थक के कान में बोलता है, सार्थक भाई देखो ना, भाई कैसे बेसब्री से भाभी माँ का इंतजार कर रहे हैं। सार्थक उसे चुप करवाते हुए बोलता है, चुप कर जा, अगर भाई ने सुन लिया ना तो अब की बार पक्का तेरी बैंड बजा देंगे, समझा। राघव का उसकी बात सुनकर मुंह बन जाता है। सब ऐसे ही कुछ टाइम इंतजार करते हैं। तभी पीहू एकदम सीढ़ियों की तरफ देखकर चिल्लाती है, मम। सभी तब पीछे देखते हैं तो सार्थक और रोहित जो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं, लेकिन हमारे अरमान साहब एकटक ऊपर सीढ़ियों पर देख रहे थे, जहाँ से उनकी जान धीरे धीरे नीचे आ रही थी। जैस्मीन, अरमान एकटक जैस्मीन को देख रहा था। उसे पता नहीं चला कि कब जैस्मीन उसके पास आकर खड़ी हो गई। जैस्मीन ने आज वही लाल पटियाला सूट पहना था जो अरमान पसंद किया था, साथ में पंजाबी जूती। बालों को आज कर्ल किया था, जिसमें कुछ बाल एक कंधे पर आगे किए हुए थे, हाथों में गोल्डन चूड़ियाँ, आंखों में काजल और मेकअप के नाम पर सिर्फ लाइट रेड लिपस्टिक। सादगी में भी वो अरमान के होश फाख्ता कर रही थी। अरमान तो अब एकटक उसे ही देख रहा था। वो उस यूं ही देखता रहता अगर सार्थक की आवाज़ उसके कानों में न पड़ता कि जो कि रजिस्ट्रार ऑफिस जल्दी आने के लिए बोल रहा था। सार्थक की आवाज़ से अरमान होश में आया और इधर उधर देखने लगा। उसकी हालत पर आयशा को हंसी आ रही थी, लेकिन कोई और भी था जिसका हाल अरमान जैसा था, जो एकटक आयशा को देख रहा था। वो थे हमारे राघव बाबू। आयशा ने एक ग्रीन कलर का अनारकली सूट पहना था, जिसके सेंटर में से लेकर नीचे तक कट था, साथ टाइट पेंट प्लाजो, कर्ल किए बाल, बड़े बड़े झुमके, आंखों में काजल और आईलाइनर, होठों पर मैरून लिपस्टिक। कुल मिलाकर आज आयशा भी बहुत अच्छी लग रही थी। राघव जो एकटक उसे ही देख रहा था, वो भी सार्थक की आवाज़ से होश में आया। फिर सब बाहर आए और गाड़ी में बैठ रजिस्ट्रार के ऑफिस के लिए निकल गए। एक गाड़ी में अरमान और जैस्मीन थे। गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और जैस्मीन अरमान के पीछे बैठे थे। दूसरी गाड़ी में बाकी सब। रोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था, सार्थक उसके पास बैठा था। पीछे आयशा और राघव
और उनके बीच पीहू बैठी थी। जैस्मीन तो पीहू को अपने साथ बिठाना चाहती थी, लेकिन पीहू को उसकी मम्मू के साथ बैठना था, इसलिए वो आयशा के साथ बैठ गई। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और आप लोग का बहुत धन्यवाद इस चैनल पे मेरा साथ देने के लिए।